नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर सेकंड, जिसके अंतर्गत हम सोशल साइंस का विषय देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का। और जैसा कि हमने बताया था कि सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है, जो 6 से 8 वाला पेपर होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट सेकंड, एक होता है पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट जो हमारा पहला भाग है, जिसके अंतर्गत जो हमारा बाल मनोविज्ञान आता है, उसे तो सबको करना है। लेकिन जो हमारा भाग दो और भाग तीन है, भाग दो में पूछा जाता है हमारा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, भाग दो में हमारा पूछा जाता है गणित और विज्ञान, और भाग तीन में हमारा आता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान। और इसमें जो टोटल प्रश्न होते हैं वो होते हैं 60। तो जो साइंस साइड वाले परीक्षार्थी हैं, जो बीएससी वाले हैं, बीटेक वाले हैं, वो कौन सा लेंगे? वो गणित और विज्ञान वाला पार्ट करते हैं। और जो आर्ट साइड बीए वाले होते हैं, वो क्या करेंगे? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। तो इस भाग में हम लोग आज देखेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ, सोशल साइंस का पेपर हुआ, वो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हें हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 60 प्रश्न होंगे। और वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम आज केवल 30 प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे। उसके बाद अगले 30 प्रश्नों का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा, हमने बताया कि ये क्या है, हमारा सीरीज डी है, पेपर सेकंड, दिसंबर 2024 को, जो 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2024 को, वो वाला हमारा ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया? तो ये हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से आया हुआ प्रश्न है। प्राचीन इतिहास से आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात। तो जो कदम मयूर शर्मण थे, इन्होंने कदम, ये जो है कदम वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? कदम वंश के संस्थापक थे। और उन्होंने कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। कर्नाटक राज्य में उन्होंने कदम वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो, कर्नाटक। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन दो, कर्नाटक। ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उत्तर को जो है, यहाँ पे जो आंसर होगा, हम जितनी जल्दी हो सके डिटेल में, बहुत ही छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को हासिल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 32, दूसरा प्रश्न हमारा जो है, कह रहा है ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन हमारा है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरा हमारा है वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। तीसरा, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो विकल्प हमारा कह रहा है कि पहले में है ए, बी और सी सभी सही हैं। दूसरे कह रहा है कि केवल ए सही है। तीसरे में ए और बी सही है। चौथे में बी और सी सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। सौर मंडल में हमने देखा था कि ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जो है वे आकाशीय पिंड हैं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, हमने बताया था। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है? सही है। दूसरा देख लेते हैं कि ग्रह जो है वो केवल चट्टानों से बने होते हैं, तो ये गलत है। हमने बताया था कि हमारे जो जोवियन ग्रह है उसमें धूल गैसों से भी बने हुए ग्रह होते हैं। तो बी हमारा क्या है? गलत है। सी ऑप्शन, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो बताया गया था कि जो बुध है, बुध, चांद का मतलब है कि उपग्रह, कह रहा है कि सभी ग्रहों के अपने चांद अर्थात उपग्रह होते हैं। तो नहीं, बुध और शुक्र के कोई भी चांद अर्थात कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। तो केवल हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर हम देखें तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, केवल ए, केवल ए अर्थात वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऑप्शन दो हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या तीसरा जो है, कह रहा है पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह कारक महत्वपूर्ण कौन सा है? भीड़ वाले ऊंचे भवन, और आतपन, या सूर्य से आने वाली किरण। तीसरा है ऋतुएं और चौथा है असफाल्ट से बनी सड़कें। तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसमें हमारा आतपन, आतपन और सूर्य से आने वाला जो किरण है, सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं
और इसके साथ ही जो हमारा सूर्य का नतिकोण है, जो सूर्य का नतिकोण बनता है सतह पे, इसके साथ ही पृथ्वी का अक्षांश, दिन की अवधि, दिन की अवधि, ये सारे जो हैं ये पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आतपन और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण या सूर्य से आने वाली विकिरण। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या है कि दक्षिण भारत में शुरू हुआ यह आंदोलन जो कि गैर ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया। ये क्या था कि ये समानता, शिक्षा, यहाँ पे एक मिनट, ये जो हमारे जैसे कि दक्षिण भारत में हमारे थे ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, और हमारे ऐसे ही हमारे एक ज्योतिराव फुले, ये सारे जो जिन्होंने आंदोलन चलाया जो कि हमारे गैर ब्राह्मण थे, उनकी समानता और शिक्षा के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनका राजनीतिक अधिकारों के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो हमारा कैसा आंदोलन था? वो हमारा था गैर ब्राह्मण आंदोलन। और कह रहा है कि इन पर निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और वैध विकल्प चुनना है, कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। तो गैर ब्राह्मण जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर ली, जो संपन्न थे, उन्होंने यह आंदोलन चलाया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। यह आंदोलन किसने चलाया? गैर ब्राह्मण जातियों ने चलाया, जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच अर्थात जो शिक्षित हो चुके थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य मूल लोग थे, तो आंदोलन से इसका कोई भी संबंध नहीं था। तो ये हमारा उत्तर क्या है? गलत है। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन व प्रभुत्व था। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जो संपन्न थे, गैर ब्राह्मण जातियों में जो संपन्न थे, जो शिक्षित थे, उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। उनके पास धन धन था, वो संपन्न थे, इसीलिए वो आंदोलन कर सके। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो देखें यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है उसमें ए और सी ये हमारे क्या है? वैध विकल्प है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया? निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में, निम्नलिखित में किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले के साथ काम किया और सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? तो यहाँ पे सतनामी आंदोलन, अगर आपको पता है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गुरु घासीदास ने। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गुरु घासीदास ने। यह आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पे। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो जो हमारे चमड़ा श्रमिक हैं, जो चमड़ा श्रमिक हैं, उनको सामाजिक, उनमें सामाजिक, धार्मिक और जो उनका आत्मसम्मान है, इन आंदोलनों को यहाँ पे लागू किया, मतलब इन रूपों में आंदोलनों को चलाया गया। 19वीं शताब्दी में जो छत्तीसगढ़ में जो हमारे चमड़ा श्रमिक थे, वहां पे गुरु घासीदास ने इन आंदोलनों की शुरुआत की। किसके लिए? जो चमड़ा श्रमिक थे, जो चमड़े का काम करते थे। इसके बाद तो ये इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी, गुरु घासीदास। प्रश्न संख्या 36, किस प्रकार की पवनें जो हैं वो स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? जियोग्राफी में पढ़ेंगे आप स्थलीय पवनें, स्थानीय पवनें, जिसमें कुछ पवनें होती हैं जो स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें हमारा आता है स्थल समीर, और जो समुद्र समीर है, समुद्री समीर, घाटी समीर, घाटी समीर, और ये हमारी जो लू है, लू के बाद ऐसे हमारा अमेरिका में जो हमारा चिनूक है, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे स्थलीय, जो स्थानीय पवने हैं। इनको क्या कहते हैं? स्थानीय पवने, जो कि स्थानीय तापमान और जो दबाव के अंतर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्थानीय पवने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? स्थानीय पवने। स्थल समीर और समुद्र समीर क्या है? ये हमारी स्थानीय पवने हैं, जहाँ पे स्थलीय उस स्थान विशेष पर जो कारक उत्पन्न होते हैं तापमान और दबाव के कारण, जो पवने चलती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवने बोलते हैं। इसके बाद हमारा 37,
कह रहा है, ये हमारा पेडागोजी का प्रश्न है 37 में, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा सही उत्तर होगा? कह रहा है कि एक छात्र पूछता है कि अगर विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का मापन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, पृथ्वी में जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा पर हमें देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन्हीं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। हमें इन्हीं रेखाओं के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा विषुवत रेखा है, इसका जो कुल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री का। ठीक, हमें कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम सबसे पहले विषुवत रेखा की कुल दूरी निकाल लेते हैं, अर्थात कुल लंबाई, विषुवत रेखा की जो कुल लंबाई है या विषुवत रेखा की कुल परिधि। तो विषुवत रेखा के इसको हम कैसे निकाल सकते हैं अगर निकालना हो? तो विषुवत रेखा की परिधि, विषुवत रेखा की परिधि, या इसी को हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा की लंबाई, और इसको हम भाग कर देंगे 360 से। तो दो विषुवत रेखाओं, सॉरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच हमें क्या मिल जाएगा? कोणीय दूरी मिल जाएगी। दो देशांतर रेखाओं के बीच हमें क्या मिल जाएगी? कोणीय दूरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, क्योंकि जो विषुवत रेखा का कुल परिधि है वो कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश। और देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा है दो विषुवत रेखाओं के बीच कोणीय दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच कोणीय दूरी है। ठीक, इसके बाद हमारा 38 है। कह रहा है निम्नलिखित में से शैल क्रम का सही क्रम क्या है? शैल चक्र का सही क्रम क्या है? तो शैल चक्र हमारा कैसे बनता है? तो अगर हम देखें, शैल चक्र में जो सबसे पहले हमारा होता है मैग्मा, जो हमारा दुर्बल मंडल में होता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्मा। और ये क्या होता है? मैग्मा जो है हमारा परिवर्तित होता है आग्नेय शैल में। किसमें? आग्नेय शैल में। आग्नेय शैल फिर हमारा किसमें परिवर्तित होता है? अवसादी शैल में। अवसादी शैल जो है फिर हमारा ताप और दबाव के अंतर्गत रूपांतरित होता है, और फिर ये परिवर्तित होता है हमारा कायांतरित शैल में। फिर कायांतरित सेल जो है वो हमारा फिर से जो है अगर धरती के अंदर जाता है तो वह फिर से किस में परिवर्तित होता है? मैग्मा में। तो अगर हम सेल चक्र का सही क्रम देखें तो मैग्मा के बाद आता है आग्नेय, आग्नेय के बाद अवसादी, अवसादी के बाद कायांतरित सेल, और उसके बाद हमारा मैग्मा। तो यहाँ पे देखिए, आग्नेय के बाद मैग्मा, ये हमारा गलत है। अवसादी के बाद कायांतरित, कायांतरित के बाद मैग्मा। तो यहाँ पे देखें, अवसादी के बाद कायांतरित, कायांतरित के बाद मैग्मा। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? सही है। अन्य ऑप्शन देखें तो आग्नेय के बाद कायांतरित, ये हमारा गलत है। मैग्मा के बाद कायांतरित, ये भी हमारा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, अवसादी सेल, फिर कायांतरित सेल, और फिर इसके बाद हमारा मैग्मा। ये जो है सेल चक्र का सही क्रम है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम देखते हैं 39। यहाँ पे दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मिलान वाले प्रश्न हमारे हैं। आहत सिक्के क्या हैं? आहत सिक्के, जो पंचमार्ट सिक्के जी हम बोलते हैं, ये देखें तो ये क्या है? डाइस के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए ये सिक्के होते हैं। आहत सिक्के किससे बने होते हैं? डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए ये सिक्के होते हैं। तो ए हमारा मिल जाएगा 4 से। उत्तरी चमकीले काले चमकीले पात्र, उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये क्या है? ये मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते हैं। तो ये हमारा क्या है? बी हमारा है, मिट्टी के बहुत पतले ही और चमकीले सुंदर बर्तन। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा हमारा क्या है? एक बर्तन है। ये हमारा क्या है? लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र है। इसके चित्र हम यहाँ पे एडिटिंग में लगा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम चित्र लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे क्या है? आहत सिक्के क्या है? और ये चमकीले पात्र क्या है? एम्फोरा। और एरेटिन वेयर क्या है? एरेटिन वेयर क्या है? ये हमारा जो है मुहर लगे हुए चमकदार पत्थर होते हैं, बर्तन होते हैं, एरेटिन वेयर। ठीक, इन चारों के चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ए का हमारा हो गया 4, तो चारों में है। बी हमारा हो गया, बी हमारा मिला हमारा 3 से, बी हमारा है 3 से, तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर है। तो हो गया ये तीसरा उत्तर। ठीक।
इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 40 मीन्स 10वां प्रश्न कह रहा है कि कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ए है और संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण का मतलब ही है कि संसाधनों का हम सफलतापूर्वक सतर्कतापूर्वक उपयोग करें और उन्हें जो हमारे नवीनीकरण संसाधन है उनके फिर से नवीकरण के लिए हमें कुछ समय दें ताकि वो फिर से जो है बन पाए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ऑप्शन जो हमारा आर है ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है कि हमारा जो सतत पोषणीय विकास है वो क्या है? संसाधनों को हम उपयोग करें साथ ही साथ वो उन्हें भविष्य के लिए भी हम बचा के रखें। तो ए और आर सही है, लेकिन क्या आर जो है वो ए की व्याख्या करता है या नहीं करता? तो दोनों जो है अलग अलग डेफिनेशन है। ये हमारा संसाधन संरक्षण है और ये क्या है? सतत पोषणीय विकास है। ए जो है वो आर का कारण नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो है ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। कथन दोनों हमारे सही हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हाईलाइट कर लेंगे जब भी जहाँ पे अभी नहीं मिले आपको या गलत उत्तर ढूंढना है ताकि ध्यान रहे। तो हमें ढूंढना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। दूसरा ऑप्शन है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तीसरा सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट पारित किया गया। और चौथा 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तो यहाँ पे देखें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन अगर देखें तो 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष था वो और ज्यादा गहरा हुआ। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। इस काल में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कानून बनाए और भारी कर व्यवस्था लागू की जिसके कारण अकाल पड़ा। और इन सब के कारण जो है जो हमारा मध्यम वर्ग था उसकी चेतना का भी विकास हुआ जिसके कारण असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा पहला सही है। दूसरा देखें हमें यहाँ पे गलत उत्तर ढूंढना है। तो दूसरा है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है? सही है। 1878 में जो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन हमारे भारतीय गवर्नर थे, इनके समय में जो है आर्म्स एक्ट पारित किया गया और इस कानून के अंतर्गत जो है हथियार रखने का अधिकार भारतीयों से छीन लिया गया। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहा है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो ये हमारा गलत है, 1880 नहीं था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसका उद्देश्य जो था कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण करना। तो इसका भी काफी विरोध हुआ था। तो हमारा जो तीसरा उत्तर है ये क्या है? गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित किया गया 1878 में। चौथा है 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। तो ये भी हमारा सही है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल जो है लागू किया था जिसके अंतर्गत जो है भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। तो इसका भी यूरोपीय समुदाय ने काफी विरोध किया था। तो ऑप्शन चौथा भी हमारा सही है। हमें सही नहीं है ये उत्तर ढूंढना है। तो तीसरा उत्तर जो है ये हमारा क्या है? सही नहीं है। ठीक, तो तीसरा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 42 कह रहा है कि घास के मैदानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमें ढूंढना है। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये उत्तर हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है कि जो घास के मैदान होते हैं उसके निर्माण में जो है हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ना तो बहुत अधिक वर्षा हो और ना ही बहुत कम वर्षा हो ताकि जो है वहाँ पे
घास के मैदानों का निर्माण हो सके। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। आप कथन है। बी कथन क्या है? प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है। प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरीज जो है ये घास के मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। और इनके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है, अर्थात मध्यम स्तर की जो वर्षा होती है वो जरूरत होती है। तो हमारा यहाँ तक कथन सही है। दूसरा, जबकि वेल्स जो है वो सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्स जो है ये हमारा ये भी घास का मैदान है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके लिए जो है हमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसलिए यहाँ पे सूखा भी पड़ सकता है। तो कथन बी हमारा जो है ये भी सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। वेल्स में, यहाँ पे हमने बताया कि वेल्स क्या है? सर्दियों में यहाँ पे सूखा पड़ सकता है, तो यहाँ पे भी जो वनस्पति है वो बहुत ही हमें कम देखने को मिलती है। तो कथन सी भी हमारा क्या है? सही है। चौथा, वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे हमने बताया कि प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जो हमारा वेल्स है ये दक्षिण अफ्रीका, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, वेल्स जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि प्रेरीज जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। तो कथन डी हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ पे देखें कौन कौन से कथन सही है। ए बी सी सही है। ए बी सी अगर देखें तो हमारा दूसरे वाले में है। ए बी सी हमारा क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 43। उत्तर मेरूर अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये चोल काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। किस काल का है ये? चोल काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। चोल काल जो है ये लगभग 10वीं शताब्दी में परांतक प्रथम इस काल के राजा थे। तो इसमें उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार कह रहा है कि सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो अगर कथन देखें, ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे जो जिससे जो है भू राजस्व वसूला जाता है ये भी सदस्य सभा का सदस्य बन सकता है, जो हमारे टैक्स पेइंग जो हमारे भूस्वामी है। दूसरा जो है, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच, सॉरी 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये हमारा गलत उत्तर है, यहाँ गलत ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो उम्र की सीमा है वो है 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 35 से 70 जो हमारे सभा के सदस्य बनने के लिए जो पात्रता है वो 35 से 70 वर्ष के बीच है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। ये भी कथन सही है कि सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास स्वयं का अपना मकान होना अनिवार्य था। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी सही है कि सभा के सदस्यों को वेदों और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए हमारा ए सी और डी सही है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा पहला ए सी और डी ये हमारे सही हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 डॉट डॉट एक स्थिति का संदर्भ देती है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या जो ऐसा है जो एक ऐसी स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते, वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। बेदखली, सोपानिकी, विविधीकरण, असमानता। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? असमानता है। असमानता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों के पास संसाधन होते हैं जबकि कुछ व्यक्तियों के पास संसाधन नहीं होते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 45, ये हमारा कृषि से संबंधित है। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि। कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए कि कौन से हमारे जो मेल है वो सही है, सही सुमेलित, कौन सही सुमेलित है। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि में कृषक जो है वो अपनी आवश्यकताओं और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है। तो ए हमारा क्या है? सही मिलान है। गहन निर्वाह कृषि जो है ये वहाँ पे जहाँ सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए जो है खेती या उत्पादन किया जाता है। तो बी भी हमारा क्या है? सही है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। सी हमारा स्थानांतरित कृषि, व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये गलत है। स्थानांतरित कृषि जो है इसे हम बोलते हैं झूम कृषि, जो बर्न और स्लैश की खेती है, जो कि एक जगह पे खेती को जलाया जाता है, फिर वहां पे खेती की जाती है, पेड़ पौधों को जलाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि को हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ये हमारा गलत मिलान है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है सही सुमेलित कौन सा है? तो ए और बी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ए और बी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46,
ये हमारा ब्रह्म समाज से पूछा गया है राजा राम मोहन राय से। कह रहा है कि ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए कह रहा है कथन ए, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के लिए एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो ये हमारा सही है कि राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे ब्रह्म समाज कहते हैं। कलकत्ता में बनाया था। ठीक। तो दूसरा है, वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो आर भी हमारा क्या है, सही है। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वह यही था कि जो समाज में परिवर्तन है, जो समाज में असमानता है, उन्हें जो है दूर किया जाए और जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और इसका कारण यही था, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई उसका कारण यही था। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। तो ये हमारा मिलान वाला प्रश्न फिर से आया हुआ है। मिलान कीजिए, गृहपति और श्रेणी, अधिमयी और अरिका मेढ शब्द पूछे गए हैं हमारे, जो इतिहास में जो हमारे कुछ शब्द हैं उनका अर्थ पूछा गया है। तो गृहपति क्या होता है? गृहपति जो है ये एक प्राचीन भारत में जो है गृहपति उस व्यक्ति को कहते थे जो भूमि का स्वामी होता था और स्वयं खेती करता था। तो ये एक प्रकार का स्वतंत्र किसान हो गया। तो ए को मिलाएंगे दो से। ठीक। श्रेणी, श्रेणी क्या है? श्रेणी जो है, जो हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार, जो ये ऐसे शिल्पकार होते थे उन्हीं को हम बोलते थे श्रेणी। तो श्रेणी हमारा हो गया ऑप्शन 4। आदिमई जो है ये भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी। ये दूसरों में जो है दूसरे को खेती में जो है दास की तरीके या श्रमिकों के जैसे मजदूर करते थे, मजदूरी करते थे। तो आदिमई क्या है, ये हमारे हो गए भूमिहीन मजदूर। और अरिकामेडु, अरिकामेडु जो है ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तटीय केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है। तो अरिकामेडु को हम बोल सकते हैं तटीय निवास। तो अगर देखें तो यहाँ पे ए हो गया हमारा 2, बी हमारा हो गया 4, सी हमारा 1 और डी हमारा हो गया 3। तो ऑप्शन पहला जो है ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक। ये हमारा जो है इतिहास से पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद प्रश्न संख्या 48। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून, एक मिनट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 5 जून। इसके बाद 49, प्रश्न संख्या 49। ये हमारा 19वां प्रश्न है। मतलब साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? साझी संपत्ति किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो साझी संपत्ति का मतलब है इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। हाँ, साझी संपत्ति जो होती है, जो हमारे समुदाय जो हमारे होते हैं, समुदाय का स्वामित्व होता है। ये भी सही है, निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। जो साझी संपत्ति होती है उसमें निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता। ये हमारे प्राइवेट मेंबर जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, प्राइवेट कंपनियां। इसमें सरकार का स्वामित्व हो सकता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। समुदाय का स्वामित्व होता है। तो साझी संपत्ति का मतलब है समुदाय के स्वामित्व वाली संपत्ति। तो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो केवल सी वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसके साथ हम मिला सकते हैं ए को, चूंकि बी हमारा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हमारा केवल बनता है पहला। तो ए और सी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए और सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 50। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए होता है? इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, घटनाओं का क्रमबद्ध करने हेतु, सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो मानचित्र का मतलब ही है स्थानों को चिन्हित करने हेतु। भूगोल में भी करते हैं और इतिहास में भी हम जो अलग अलग समय में रहने वाले लोगों हैं उनके स्थानों को चिन्हित करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पहला। ठीक। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। इसके बाद प्रश्न संख्या 51। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखें, भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो हमारे जो भारतीय कपड़ा उद्योग थे उनकी जो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो जो हमारे यूरोपीय या जो अमेरिकी बाजारों में जो ब्रिटिश कपड़ा उद्योग थे, जो कि मशीनों से बन रहे थे, जो हमारे उस समय उन्नत मशीनें थी उनसे बन रहे थे, और हमारे जो भारतीय कपड़ा थे ये हाथों से बन रहे थे, इसलिए उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। तो ऑप्शन ही हमारा क्या सही है।
भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, तो ये हमारा गलत है कि भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, तो ये भी सही है कि कपड़े को हम इंग्लैंड तक निर्यात करना कठिन हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग जो है वो ज़्यादातर निर्यात हो रहे थे। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो ऑप्शन अगर देखें तो ए सी डी दूसरे में हमारा सही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक, तो ये था प्रश्न संख्या 51। इसके बाद प्रश्न संख्या 52 कह रहा है प्रेरिस को दुनिया का अन्न भंडार, ए और आर कथन वाले प्रश्न है। प्रेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। तो हमने बताया प्रेरिस, अभी बताया था पिछले प्रश्न में, प्रेरिस हमारा कहाँ है, प्रेरिस जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है, उत्तरी अमेरिका में स्थित ये घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका में जो है स्थित घास के मैदान है। यहाँ की जो मिट्टी है वो अत्यंत ही उपजाऊ होती है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े खेत, समतल भूमि आदि पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उन्नत खेती होती है। यहाँ पे गेहूं, मक्का आदि अनाज का भी भारी उत्पादन होता है। तो सही है, दुनिया का अन्न भंडार है पेरिस। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है खेती के वैज्ञानिक तरीकों, ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो ये गलत है हमारा। दक्षिण अफ्रीका में जो है वैज्ञानिक तरीके, खेती के वैज्ञानिक तरीके और ट्रैक्टर और कंबाइन मशीनों का उपयोग नहीं, इतना उन्नत नहीं है, और वहाँ पे अधिशेष खाद्य उत्पादन नहीं है। तो बी आर हमारा जो है ये क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगर देखें तो हमारा जो पहला उत्तर है ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 कह रहा है विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। ठीक, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है सजातीय संख्या के कारण। सजातीय जनसंख्या में विविधता नहीं होगी, ये उत्तर गलत है हमारा। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, तो ये हमारा सही है। विविधता कहाँ पे होगी, जहाँ पे संस्कृतियों का परस्पर मिश्रण होगा। आनुवंशिक रचनाकरण, ये भी गलत है। समानताओं और समान लक्षणों के कारण, ये भी गलत है, क्योंकि ये सब क्या है, समानता को दिखा रहे हैं, जबकि विविधता में क्या होता है, संस्कृतियों का परस्पर मिश्रण होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा जो विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया, वो क्यों दिया गया। निम्न श्रेणी और स्कूल और महाविद्यालयी परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। तो ये हमारा उत्तर गलत है, इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया है। वर्षों से ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति होते, तो आरक्षण इसीलिए दिया गया कि जो वर्षों से जो ऐतिहासिक दमन और जो है वंचितता के शिकार हैं, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो बी हमारा क्या है, सही है। वोट बैंक के रूप में, तो ये हमारा गलत है। हालांकि भारत में अभी भी जो है आरक्षण एक वोट बैंक के रूप में भी है, लेकिन चूंकि ये हमारा पेपर है, तो यहाँ पे हम इसको सही उत्तर नहीं मानेंगे। ठीक, क्योंकि ये हमारा जो हमारा भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया, इसलिए शामिल नहीं किया गया कि हम इसे वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन या रैली के लिए लोगों को तुष्ट कर सकें। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की बात हो रही है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केवल बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 55 औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में ए और आर, कथन ए और आर को पढ़ें। तो औपनिवेशिक भारत में जो हमारे विभिन्न कला रूप हैं, उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। कह रहा है ए है अभिकथन, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। तो सही है, कथन ए हमारा क्या है, सही है कि औपनिवेशिक काल में जो हमारी यूरोपीय चित्रकला शैली थी, और जो हमारे प्रिंटिंग प्रेस, लिथोग्राफी और जो नए वास्तुकला और मूर्तिकला थे, इनका जो है विकास हुआ, इन तकनीकों का विकास हुआ। तो ए हमारा क्या है, सही है। बी कह रहा है इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो आर भी हमारा क्या है, सही है कि जो स्थानीय जो हमारे कलाकार थे, उन्होंने इन रूपों को परिवर्तित किया और अपने हिसाब से इसे चेंज कर कर जो है उसे नई शक्ल दी, अपने हिसाब से इसे परिवर्तन किया और इसमें नई शक्ल दी। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब कह रहा है कि क्या ए आर की व्याख्या करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देखें कि कथन हमारा ए सही है, कथन दो सही है, ए और आर दोनों, तो हमारा गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं। और देखिए, इसमें मैंने बताया कि नए कला रूपों का सूत्रपात हुआ, साथ ही साथ भारतीय कलाकारों ने इसे अपने हिसाब से बदला। तो सही है, कथन ए और आर दोनों सही हैं, और कथन आर जो है, ए जो है,
वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है, दूसरा जो है, ये उत्तर हमारा सही है। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न संख्या था? 55। 55 का हो गया दूसरा। ठीक। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 56। 56 है, निम्न में से किन कारणों से नवपाषाणकालीन युगीन पुरास्थल युगीन स्थलों से भिन्न है? युगीन स्थलों से भिन्न है। ऑप्शन ए है हमारा, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। पहला कथन है। दूसरा कथन है, बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा है, विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। और चौथा है हमारा, पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के औजारों का उपयोग आरंभ हो गया। तो यहाँ पे देखें, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए कह रहा है। इसका प्रश्न यहाँ अगर समझें तो ये कह रहा है कि निम्न में से नवपाषाणकालीन युगीन स्थल जो हैं, वो जो हमारे पूरा पाषाणकालीन युगीन स्थल थे, उनसे किस प्रकार से भिन्न थे, उनसे किस प्रकार से भिन्न थे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ओखली और मूसल का जो प्रयोग है, ये अनाज पीसने के लिए किया जाता था। तो ये हमारा जो है नवपाषाणकालीन स्थल में होते थे, ये हमारे पूरा पाषाणकालीन स्थल में नहीं थे। इसलिए कथन एक हमारा जो है ये सही है। दूसरा जो है कह रहा है बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तो सही है कि बर्तनों का प्रयोग जो है वो हमें नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। तो दूसरा कथन में हमारा क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। तो बुनाई का काम जो आरंभ हुआ वो नवपाषाण काल में ही हुआ। यहाँ पे हमें कपास देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारी नवपाषाण काल की एक विशेषता है। तीसरा भी सही है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। पत्थर के औजारों का प्रयोग हमें जो है प्रारंभ कब हुआ? ये हमारा पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हमारे पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। अगर देखें तो तीसरे ऑप्शन में जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा है। तो तीसरा उत्तर क्या हो गया? हमारा सही हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि आगे 19वीं शताब्दी के अंत में लोहे की प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्ठियों की अनुपयोगिता हो गई। एक मिनट। ठीक। कथन और कारण वाला है। 19वीं शताब्दी में के अंत में लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्ठियों की अनुपयोगिता हो गई। और इसके बाद आर कह रहा है लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम कर दी गई। तो कह रहा है कौन सा उत्तर इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखें कि ए हमारा सही है। 19वीं शताब्दी के अंत में लोहे के प्रगलन की कला का जो है वो पतन हो गया, इसलिए अधिकांश गांव में जो भट्टियां थी, लोहे को गलाने वाली जो भट्टियां थी, उनकी उपयोगिता जो है वो समाप्त हो गई। आर अगर देखें तो लोहे प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय जो है कम हो गई। तो जो हमारे लोहे गलाने वाली जो भट्टियां थी, जो हमारे उसको गलाने वाले लोग थे, उन्हें जो है जंगल विभाग को जो है एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसके कारण जो उनकी आमदनी थी, जो उनकी आय थी, वो बहुत ही कम हो गई। इसलिए उन्होंने इसकी अनुपयोगिता जो है और समाप्त हो गई। तो ए और आर यहाँ पे दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है, ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। ठीक। तो दूसरा उत्तर सही हो गया। इसके बाद हमारा जो है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य? अर्थात कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सदस्य जो है वो चुना जाता है, ना कि निर्वाचित होता है। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो वार्ड पंच जो है, ये जो है चुना हुआ सदस्य है। ये क्या है? हमारा चुना हुआ सदस्य है। सरपंच का भी क्या होता है? चुनाव होता है। और इसके बाद सचिव जो है ये हमारा चुनाव, इसका चुना हुआ सदस्य नहीं है, बल्कि ये नियुक्त किया जाता है। ये एक सरकारी कर्मचारी है। और वार्ड पार्षद भी जो है ये नगर पालिका में चुना हुआ सदस्य अर्थात लोगों द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो चुना हुआ सदस्य हो गया हमारा वार्ड पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद। जबकि सचिव जो है ये हमारा नियुक्त किया जाता है सरकार द्वारा। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए, बी और डी। अगर देखें तो पहला उत्तर हमारा सही है, ए, बी और डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 59।
निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? अर्थात गांधी जी ने किस दिन रॉलेट एक्ट का अ, मतलब शुरू किया था, रॉलेट एक्ट किस दिन शुरू किया था गांधी जी ने? तो यहाँ पे देखें, रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में पारित किया गया था, और इसके विरोध में गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का अहिंसक विरोध दिन मनाने के लिए कहा था। तो 6 अप्रैल 1919 क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने इसके खिलाफ एक अहिंसक विरोध की योजना बनाई थी। इसमें हड़ताल और विरोध का दिन घोषित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन 2। इसके बाद प्रश्न संख्या 60, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न अर्थात 1 बज रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम और 60 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो इसको हमने निकालना बताया हुआ था कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पे इस टाइम जोन में इस स्थान पर हमारा क्या बज रहा है? 1 पीएम बज रहा है। 1 पीएम को हम लिखते हैं 13। अगर हम 24 घंटे के फॉर्म में देखें तो क्या लिख सकते हैं? 13 बज रहे हैं। कह रहा है कि 60 अंश पश्चिम, 60 डिग्री हमें वेस्ट जाना है, और 60 अंश पूर्व में समय क्या होगा? तो हमने बताया था कि 1 डिग्री, यहाँ पे देखें, 1 घंटे का परिवर्तन होता है कितने अंश पे? 15 अंश पे। 1 घंटे का परिवर्तन कितने अंश पे होता है? 15 अंश पे। तो 60 अंश के परिवर्तन के लिए कितने घंटे बदलेंगे? तो 60 अंश में बदलेंगे 15 चौको 60, अर्थात 4 घंटे का परिवर्तन होगा। अगर 60 अंश देशांतर में परिवर्तन हो रहा है तो कितने घंटे बदलेंगे? 4 घंटे। अगर हम 60 अंश पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं तो 4 घंटे जो हैं वो कम होंगे। तो अगर 13 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। और अगर 60 अंश हम पूर्व में जा रहे हैं तो 4 घंटे जुड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 घंटे जुड़ेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अगर 9 बज रहे हैं तो 9 को हम बोलते हैं 9 बज रहे हैं पूर्वाह्न के अर्थात एएम, और 17 बज रहे हैं तो 17 जो बज रहा है ये हो गया 5 बज रहे हैं, और 5 बज रहे हैं हमारे अपराह्न के अर्थात पीएम। तो ऑप्शन अगर देखें तो तीसरा ऑप्शन 9 का पूर्वाह्न और 5 अपराह्न, अर्थात 60 अंश पश्चिम पर क्या होंगे? 9 पूर्वाह्न, 9 बज रहे होंगे सुबह के, और 60 अंश पूर्व में शाम के 5 बज रहे होंगे। तो 60 का उत्तर हो गया ऑप्शन 3। तो इसके बाद हमारे 30 प्रश्न और हैं। जैसा कि हमने बताया कि सामाजिक विषय में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखा। अगले 30 प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।